मेरा नाम शीमा है। गांव में सबसे गरीब घर हमारा ही था। पिताजी शराब के आदी होने की वजह से किसी भी जिम्मेदारी को नहीं उठा पाते थे। इसलिए माँ ही पूरे घर की देखभाल करती और सभी खर्चे उठाती थी। गांव के जमींदार के खेतों में दिन रात मेहनत करके माँ बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुकी थी। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी मैं। अब पिताजी की हरकतें बढ़ने लगी थी। वो माँ की सारी कमाई उनसे छीन लेते और शराब पी जाते थे। आखिर मैं तंग आकर मैं और मेरी माँ एक अलग झोपड़ा बनाकर रहने लगे। पिताजी इस बात पर बहुत झगड़ा करते थे, पर हम लोग अगर उनके साथ रहते तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। इसलिए हम उनकी हर बात को अनदेखा कर देते। अब मैं भी माँ के साथ खेतों में जाने लगी। घर पर पूरा दिन अकेले काटना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने माँ के साथ जाने का फ़ैसला किया। ठीक ही था, क्योंकि इससे माँ का हाथ भी बढ़ जाता और कुछ पैसे भी जुड़ जाते। इसी तरह हम माँ बेटी खेतों में काम करके अपना गुजारा करने लगे। पर यह खुशी भी ज़्यादा दिन कहाँ टिकने वाली थी। एक दिन अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें बहुत तेज़ बुखार रहने लगा। हम लोगों ने उन्हें डॉक्टर के पास भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि इन्हें ये दवाइयाँ दो, इससे इनकी तबीयत में सुधार हो सकता है। हम लोग इन्हें नियमित रूप से दवाई देने लगे। अब खेतों में मैं काम ना करने की वजह से पैसे भी ख़त्म होने लगे थे, इसलिए माँ की दवाई के लिए हमने ज़िम्मेदार से कुछ पैसे उधार ले लिए। ज़िम्मेदार ने कुछ पैसे उधार तो दे दिए, लेकिन समय दिया कि इतने समय में अगर वापस नहीं कर दिए तो तुम्हारी झुग्गी-झोपड़ियों को जला दिया जाएगा। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मुझे तो ज़िम्मेदार पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि हम लोगों की मजबूरी और गरीबी को ना देखते हुए वो ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन ज़िम्मेदार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चंद पैसों के लिए उसने बड़ी-बड़ी धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी। खैर, मैंने ज़िम्मेदार से पैसे लिए और माँ का इलाज शुरू करवाया। अब माँ का खेत भी नहीं जाना हो पाता था, जिसकी वजह से घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। अब मुझे ही करना था जो कुछ भी करना था, इसलिए मैं ज़िम्मेदार के खेतों में काम करने लगी। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ़ 11 वर्ष थी और 11 वर्ष की उम्र में तो बच्चियाँ गुड्डे-गुडियों का खेल भी नहीं भुला पाती थी, और मैं तो खेतों की ज़िम्मेदारियों को सँभालने लगी थी। खैर, मैं ज़मींदार के खेत में दिन-रात मेहनत करती और चंद पैसे जोड़ पाती, लेकिन वह ज़मींदार मुझे पैसे नहीं देता और कहता है कि जो तुम्हें उधार दिए हैं, उनमें से ये पैसे काट लिए गए हैं। अब तो हम करते भी तो क्या? और पिताजी को भी तो इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो अपनी नशे से मतलब था, जो नियमित रूप से कहीं न कहीं से चोरी करके वो कर ही लेते थे। माँ का ढंग से इलाज ना हो पाने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब तो मेरे सर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मैंने अपनी ऐसी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और अब अकेले कैसे रहती, इसलिए मुझे पिताजी के साथ रहना पड़ा। पिताजी को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह मुझसे ज़मींदार के खेतों में काम करवाते और जो पैसे बनते थे वह अपनी शराब में उड़ा देते थे। अब मैं क्या करती, क्योंकि पहले तो माँ मेरे साथ थी, इसलिए हम लोग पिताजी से अलग रहने लगे थे। अब मैं अकेली पड़ चुकी थी और भला गाँव में अकेली कैसी रह पाती, इसलिए मुझे पिताजी के अत्याचारों को सहन करना पड़ रहा था। मैं कई बार बैठी होती तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते और यही सोचती कि आखिर मैंने ऐसा कौन-सा पाप कर दिया था जो मेरे साथ ऐसा होता है। अक्सर बच्चे अपने पिता के साए में महफूज़ रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। मेरे पिताजी ही मेरे पीछे पड़े हुए थे और मुझसे दिन-रात काम करवा 2 वक़्त का खाना भी नसीब नहीं करवा पाते थे। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तभी पिताजी घर पर आए और कहा कि देखो सीमा, तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ। अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि नई माँ? मुझे उस समय नहीं पता था कि सौतेली माँ भी कोई होती है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ़ अपनी माँ से प्यार था और आज तक मैंने किसी को भी दूसरी शादी करते हुए नहीं देखा था। भला देखती भी कहाँ, हमारा छोटा-सा गाँव था, उसी में कुछ लोग ही रहते थे। मेरे पिताजी उस औरत को अंदर लेकर आए, जिसके साथ एक लड़का भी था। वह लड़का मुझसे लगभग 2 साल बड़ा था। मैं तो अचंभित रह गई कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पिताजी कहने लगे कि यह तुम्हारी नई माँ है और यह जो लड़का दिखाई दे रहा है वह इसके भाई का लड़का है, यानी मेरे साले का लड़का है, जो हमारे साथ यहीं पर रहेगा। अब तो मुझे उन सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता होने लगी कि
खेतों में मुझे ही काम करके इन तीनों का पेट पालना पड़ेगा। खैर वो लोग अंदर आ गए। मैंने सौतेली माँ का प्रकोप नहीं देखा था। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह कैसे होंगे, लेकिन मेरी जो सौतेली माँ थी वह मुझे अच्छे से खाना देने लगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मैंने सोचा था वह नहीं हुआ, और पिताजी ने भी शराब छोड़ दी थी। आखिर छोड़ते भी क्यों ना, क्योंकि मेरी माँ तो सीधी-सादी सरल स्वभाव की थी, जिनके आगे पिताजी उनको गुस्से से डरा-धमका देते थे। लेकिन यह जो नई माँ थी वह गुस्से वाली थी और काफ़ी डरावनी भी थी। इसलिए पिताजी उनसे डरते थे, जिसकी वजह से पिताजी ने शराब छोड़ दी और खेतों में काम करने लगे। अब पिताजी दिन-रात खेतों में काम करते और पूरे घर का ज़िम्मा अपने अपने पर ले लिया था। नई माँ मुझसे घर का सारा काम तो करवाती थी, लेकिन बदले में 2 वक़्त का खाना दे देती थी। मेरे लिए यही बहुत था, क्योंकि मुझे 2 वक़्त का खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। पहले मैंने इतनी गरीबी देखी थी कि इस सब के बारे में मुझे नहीं पता था। शायद मुझे यह नई माँ शहर से लगी थी, जो हर रोज़ आए दिन नए-नए पकवान बनाती थी, और कभी शहर से पिताजी उसके लिए लेकर आते, जो कभी-कभार मुझे भी हाथ में आ जाते थे। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरी नई माँ मुझसे ज़्यादा अपने भतीजे से बहुत प्यार करती थी। उसके लिए नए कपड़े और तरह-तरह की मिठाइयाँ हर रोज़ लाती थी, और एक बड़े स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। अब अब वह एक बड़े स्कूल में पढ़ता था, और धीरे-धीरे उसने अपना स्कूल पास करके कॉलेज में भी दाखिला ले लिया। लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी कि कॉलेज क्या होता है, क्योंकि मैं आज तक कभी स्कूल के गेट के सामने भी नहीं निकली थी, तो मुझे कहाँ पता होगा। फिर वह जब अंग्रेज़ी में बात करता तो मेरा बहुत मन करता कि मैं भी इसकी तरह अंग्रेज़ी में बात करूं और पढ़ूं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत करके माँ से या पिताजी से नहीं कहा, क्योंकि माँ का मुझे डर था। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी, क्यों ना मुझे भी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया जाए। तब पिताजी कुछ नहीं बोले और गर्दन नीचे झुकाए बैठे रहे। शायद पिताजी को अभी अपनी हरकतों पर पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि नई माँ इतनी बुरी थी, पिताजी को अपने सामने बिल्कुल भी ना बोलने देती और हर समय उन्हें अपने दबाव में रखती थी। पिताजी को शायद इस चीज़ का बहुत अफ़सोस हो रहा था कि मेरी पहली वाली माँ कितनी अच्छी थी। हर समय पिताजी की देखभाल करती, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए नहाने के लिए कपड़े रखना। फिर भी पिताजी उन्हें ही गालियाँ देते थे और उनकी सारी कमाई को छीनकर शराब पी जाते। लेकिन इस बार इस नई माँ के सामने पिताजी चूँ भी नहीं कर पाते थे। खैर पिताजी तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन नई माँ अंदर से आई और बोली, तुझे भेजूँ क्या अभी स्कूल? इतने साल कहाँ गई थी पढ़ने वाली? अभी मेरे भतीजे को स्कूल में जाता देख तेरा भी मन करता है? फिर मैं कुछ ना बोली और वहाँ से चली गई। फिर माँ ने कुछ कहा कि जा बर्तन साफ़ कर ले, बहुत सारे बर्तनों के ढेर लगे पड़े हैं। मैं बर्तन साफ़ करने में लग गई, लेकिन मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी कि काश आज माँ होती और पिताजी सुधरे हुए होते, तो हमारा जीवन सफल होता। लेकिन अफ़सोस करने के अलावा और मैं कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब पिताजी बड़े शहर में कमाई करने के लिए चले गए। अब तो मुझे मेरी नई माँ और उनके भतीजे के साथ अकेले ही रहना पड़ता था। अब तो मुझे 2 वक़्त का खाना तो देती थी, लेकिन पूरे घर के काम के साथ-साथ मुझे खेतों में भी भेजने लगी। पिताजी तो शहर में कमाई करने के लिए चले गए और कुछ महीनों तक ना आने का कहकर गए थे। खैर अब मैं उन दोनों के बीच में अकेली थी, लेकिन मैं हर रोज़ एक चीज़ देखती थी। मुझे कुछ अजीब-सा लगता था कि नई माँ अपने भतीजे को हफ़्ते के 3 दिन अपने पास सुलाती थी और कमरा अंदर से जकड़ लेती थी, और उनके कमरे से अजीब-अजीब आवाज़ें आती थी, लेकिन हफ़्ते के बाकी दिन वो अलग सोता था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी के दिन वो अलग सोता है और हर 3 दिन नई माँ उसे अपने पास सुलाती है। आखिर उन 3 दिनों में वह करती क्या है? और उनके कमरे से ऐसी आवाज़ें क्यों आती है? लेकिन मैंने फिर इतना ध्यान नहीं दिया और इस बात को अनदेखा कर दिया। आखिर मैं यह बात पूछूँ भी तो किससे? अगर नई माँ से पूछती तो वो मुझे पीटने लग जाती, और पिताजी भी यहाँ नहीं थे। उनका जो भतीजा था
उससे तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि वह तो गुस्से वाला था और काफ़ी बिगड़ैल भी था, जो हर समय आंखें दिखाते रहता था। फिर मैंने उन सब बातों को मन से निकाल दिया, लेकिन जब उनकी हरकतें बढ़ने लगी तो मुझे शक के आगे मजबूर होना पड़ा। उनके कमरे से अजीब-अजीब आवाज़ें आने के कारण मैं सो भी नहीं पाती थी, और सुबह दरवाज़ा खोलने के बाद वो लोग मुझे देखकर ऐसे घबरा जाते थे मानो कुछ न कुछ छुपा रहे हों। उनकी इस हरकत के चलते मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। मुझे अब पूरा शक हो रहा था कि ज़रूर कुछ न कुछ ये लोग छुपा रहे हैं। एक दिन पिताजी घर पर आए और 10 दिनों के लिए यहीं पर रुके। मैंने पिताजी से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन नई माँ ने कभी हम दोनों को अकेले नहीं छोड़ा, मानो उन्हें कोई डर हो। लेकिन मैंने गौर किया कि जब से पिताजी आए हैं, तब से उनका भतीजा उनके कमरे में एक बार भी नहीं गया, और उनकी हरकतों से लग रहा था कि वह पिताजी को जल्द से जल्द घर से वापस भेजना चाह रहे हो। खैर, अब मैंने ही प्लान बनाया कि मैं पता करके रहूँगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसलिए जब पिताजी चले गए तो मैंने विचार किया कि मैं उनके कमरे में छिपकर सब देखूँगी। इसलिए मैं उनके कमरे में छिपकर बैठ गई और उनका कमरे में आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों कमरे में आए और नई माँ तो बैठ गई, लेकिन उनका भतीजा खिड़की की तरफ जाता है और खिड़की खोल के एक आदमी को अंदर लेकर आता है। मैं एकदम से घबरा गई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और कौन है ये आदमी? कौन था वो आदमी, और ऐसे खिड़की से ये लोग उसे अंदर क्यों लेकर आए थे? यह सभी सवाल मेरे दिमाग में घेरा डालकर बैठे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नई माँ उस आदमी के गले लग जाती है। उस आदमी के हाथ में कुछ थैली होती है जो उनका भतीजा ले लेता है। फिर वो लोग उस थैली से बहुत सारी खाने की चीज़ें निकालते हैं और आपस में हंसते हुए खाने लगते हैं। तभी वो आदमी उस लड़के से कहता है कि क्यों मेरे लाल, अब तो खुश है ना? अब तो नाराज़ नहीं है ना मुझसे? विमल कहने लगता है कि नहीं पापा, अब कैसी नाराज़गी। यह सब सुनकर मुझे बहुत धक्का सा लग रहा था। मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि ये नई माँ तो कह रही थी कि ये उनके भाई यानी कि विमल के पिता नहीं हैं, तभी वो अपने भतीजे को अपने पास लाई है, तो फिर विमल इसे पापा क्यों कह रहा है? यह सब कहानी मेरी सोच से बाहर हुए जा रही थी। तो फिर ये विमल इसे पापा क्यों कह रहा है? ये सब कहानी मेरी सोच से बाहर हुए जा रही थी। तभी नई माँ उससे कहती है कि कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा? मुझे तो घिन आती है इस झोपड़ी से घर में। तुम जल्द से जल्द ये मसला निपटाओ ताकि हमें भी इस नर्क से छुटकारा मिले। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मुझसे रहा नहीं गया। तभी मैं उस कोने से बाहर निकल गई। मुझे वहाँ अचानक देखकर वो लोग घबरा गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ज़रा भी शर्म हया है या नहीं? नई माँ गुस्से से तिलमिलाते हुए कहने लगी। तभी मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उनसे सवाल करने शुरू कर कि कौन है ये आदमी और तुम किस मसले को निपटाने की बात कर रही थी। तभी नई माँ मेरी तरफ बढ़ने लगी। इतने में पापा और कुछ हमारे पड़ोसी वहाँ पर आ गए। उन सब को देखकर वो लोग पूरी तरह से घबरा गए। नई माँ कहने लगी कि तुम तो शहर चले गए थे, तो यहाँ कैसे? तभी मैंने कहा कि इन्हें मैंने ही रोका था। मुझे आप पर पहले से ही शक था, इसलिए मैंने पापा को सब बता दिया और पापा को यहाँ पर रुकने के लिए मैंने ही कहा था। ये बाहर ही छुपे हुए थे। मैंने गुस्से भरे शब्दों से कहा, तुम सब ये क्या खेल खेल रहे हो? कौन है ये आदमी? तभी नई माँ रोने लगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरा पति है। दरअसल हम लोग लुटेरे हैं, लोगों को फंसाते हैं और मैं उनसे शादी करके उनका घर के सामान चोरी कर लेती हूँ। और विमल मेरा भतीजा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक बड़े घर को लूटा था, तब से पुलिस मेरी तलाश कर रही है। इसलिए मैंने तुम्हारे पापा को फंसाया और शादी करके यहाँ पर आ गई, क्योंकि ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर पुलिस नहीं आती है। तब मैंने सोचा कि जब तक ये पुलिस का चक्कर ख़त्म नहीं हो जाता मैं यहीं पर रहूँगी। मेरे पति हफ्ते के 3 दिन यहाँ पर आते थे हमसे मिलने।
क्योंकि रोज़ाना आने पर लोगों को शक हो जाता। इसलिए मैं और मेरा बेटा इनके साथ समय बिताने के लिए 3 दिन एक साथ कमरे में रहते। उनकी बात सुनने के बाद पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। अब तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि लोग पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी थी। कैसी लगी आप लोग को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी पारिवारिक कहानी, फैमिली कहानी, सस्पेंस से भरी कहानी, रोमांचक कहानी आप लोगों को रोज़ाना सुनने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए और रहिए और खुशियाँ बांटिए।